इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को निपटाया है, और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को आप लोगों ने विद न्यूमेरिकल विद डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तैयार भी हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को डिस्कस करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 2-3-4 टॉपिक हैं, ठीक है ना, उनको देखिए जरा ध्यान से, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है ना, एंड मैटर, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, आपको याद होंगे टॉपिक, आप इतना तो पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक इसमें है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इसके बाद आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है ना, वो भी इसने खाली बढ़ाने के लिए किया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन इतना फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ ये वही तो कह रहा हूँ कि बढ़ाने के लिए खाली है, नहीं तो वही टॉपिक है, समझो ऊपर वाला ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। ठीक, और इसके बाद क्या है, पूरे में अगर देखा जाए तो मैटर वेव्स हैं, है ना, मैटर वेव्स, और उसके बाद ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बस अगर पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी यूनिट है अगर देखा जाए तो, और समझने में भी आसान है, ठीक है, आराम से इसको डिस्कस कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पर यही चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी है ना, मतलब ये कैसे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो बात वही है, ठीक है ना, उसको तो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इसका मतलब इसमें जो भी कुछ है वो आपको आता है पहले से, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे ना तो ये सब आपको पता होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मोटे मैटर वेव्स है, डी ब्रॉगली रिलेशंस हैं, ओके, क्वांटम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ओके ठीक, बस मोटे मोटे तौर पर यही है, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है ना, उतना ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो बताइए सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, समझ रहे होंगे। जब भी किसी एक मेटल सरफेस पर कोई फोटोन आकर के टकराता है, किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन आकर टकराता है, तो या तो वो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देता है या नहीं करा पाता है, दो ही बातें हैं, ठीक है। बताओ किस केस में करा पाएगा, किस केस में नहीं करा पाएगा। यानी मेटल के वर्क फंक्शन, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेकर अगर फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, या बराबर भी लेकर आएगा तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कम लेके आया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा लेके आया या बराबर लेके आया तो इजेक्ट हो जाएगा। क्या चीज, ज्यादा पे तो होगा ही ना, नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कोलिजन से उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है ना, मैं आपकी को में लिखा है सुनो, जब कोई फोटोन आया कितनी फ्रीक्वेंसी लेकर, सॉरी कितनी एनर्जी लेकर, एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, ठीक है ना। मैक्सवेल प्लैंक्स थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सन को इक्वलिटी बदला तो एक कांस्टेंट लिया है, E बराबर एच न्यू। एच की वैल्यू बताओ जल्दी से, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ जल्दी से, हर्ट्ज, ठीक है ना, हाँ जी हर्ट्ज हो गया। ये आया फोटोन, ये फोटोन है, ठीक है ना, ये फोटोन आकर के इस पे टकराया और इससे इलेक्ट्रॉन को इसने इजेक्ट करा दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दिया। इसके दो कारण हैं, सबसे पहली बात एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड एनर्जी, तीन टॉपिक है छोटे छोटे से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है ना, मतलब लाइट की वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसकी जरूरत पड़ेगी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना, वेवलेंथ के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मैक्सिमम, भूलिएगा नहीं, ये सब चीजें बताओ, अभी तक भी तुम कंफ्यूजन में हो। इसको तो मैंने ये सब जब पढ़ाया था उसमें बड़े चर्चा करके बातें की थी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी के केस में क्या लिखेंगे, मिनिमम, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर, बहुत अच्छे। अब इसी के फॉर्मूले में अगर मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन का E बराबर एच न्यू, तो इसको अगर मैं बदलना चाहूं तो E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन W बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, या फिर W बराबर क्या हो जाता है, एच न्यू नॉट। तो इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ वी स्क्वायर। मतलब ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन दो हिस्सों में बढ़ जाती है, कुछ हिस्सा तो चला जाता है
इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप चाहो तो इसको वी मैक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वी मैक्स का मतलब क्योंकि बचा हुआ सारा का सारा हिस्सा उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, इसका मतलब वो उसको मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। और इसी फॉर्म को अगर हम लोग दूसरी फॉर्म में बदले तो क्या फॉर्मूला जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो हाँ एक वेलोसिटी से एक फोटोन आया, हाँ तो कोलिजन से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और ये मैक्सिमम मतलब क्या होता है मोस्ट परफेक्ट होता है, इसमें क्या बोलते हैं जितनी एनर्जी मिली उतनी एनर्जी बाहर निकलती है। हाँ भाई बिल्कुल सिंपल सी बात, ये तो एकदम आइडियल सिचुएशन है, हमने सिर्फ दो हिस्सों में बांट दिया उसको बस। आइडियल पहली बात ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो एनवायरनमेंट भी है दुनिया भर का और सराउंडिंग भी है, तो उसमें भी एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पूरी एनर्जी जितनी आई वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई किन दो फॉर्म में, वर्क करने में और उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो तो कंफर्म है कि कमी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है ना। फिजिक्स के लॉज जो है वो हम लोग आइडियल सिचुएशन में कुछ और मान के चलते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन में उनकी वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आपको दे रखी हो और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, मान लो आपसे कहा कि एक बल्ब इतनी एनर्जी पर सेकंड रेडिएट कर रहा है, तो बताओ पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन रेडिएट कर रहा होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, कोई बल्ब पर सेकंड इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी पर सेकंड को, पर सेकंड ही आपको पता करना है, तो एनर्जी पर सेकंड को, टोटल एनर्जी पर सेकंड को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। समझ में आ रही बात ना। यानी फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, E बराबर एन एच न्यू। E बराबर एन एच न्यू का मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने माने हैं n, तो फिर टोटल एनर्जी जो है वो एक फोटोन की एनर्जी इंटू n टाइम्स हो जाएगी। यहां से अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो E अपॉन एच न्यू हो जाएगा, E अपॉन एच न्यू, ठीक है। इतना तक में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, the amount of potential required to stop the ejected electron when it has some kinetic energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर निकल रहा हो तो उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V नॉट से, समझना। मतलब इस तरह से अब ये देखो आप लोग को, जैसे अभी मैं करा रहा हूं, मैं भी अभी थोड़ा और ज्यादा फास्ट रिवीजन है। जैसे अगर कल पेपर है तो आपका इतना इस तरह तैयार होना चाहिए कम से कम कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो कि क्या क्या है, अच्छा इसमें टर्म, ठीक है ना। और वो क्या क्या है उसमें कहानी थोड़ी बहुत अपने से लिख सकते हो, इतनी तो है ना। मान लो आपको पता है ये बात कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना पोटेंशियल चाहिए होता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिंपल। अब उसको अपने शब्दों में लिखने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रट्टा मार मार के डेफिनेशन तो पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना। मेन चीज यही होती है कि समझ के रखा हुआ है, जाके अपने आप से लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा बस सही से लिख देना है सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो V नॉट का फॉर्मूला, V नॉट इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल ई। बोलो सही है क्या, बहुत बढ़िया। या फिर ये भी कह सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ई वी नॉट से मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर अप्लाई किया गया पोटेंशियल कितना है, वी नॉट के इक्वल, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उस वी नॉट के कारण, यानी ये वी नॉट पोटेंशियल कितना वर्क करेगा उसको रोकने के लिए। तो सर जितनी एनर्जी अगर उतना ही वर्क कर दे तो समझ रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और वर्क डन बाई एनी पोटेंशियल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन क्या होता है फॉर्मूला, ई वी नॉट। समझ में आ रही बात ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, और 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहिए। बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं, ये वाली यूनिट मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली, मतलब आसान के मुकाबले। ये नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के हैं, वेटेज का सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कम पढ़कर या इतना कम जानकर अच्छा खासा आ जाता है इससे, ठीक है ना। बहुत कम चीजें की कम चीजें जानने के बाद भी इससे अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एक और चीज आपसे पूछूं, क्या ये रिलेशन ट्रू है जो अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस ई वी नॉट। बोलिए सही रिलेशन है क्या,
हाँ सही है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। ई वी नॉट मतलब बस वही मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या वर्ड यूज कर लिया, ये जो ई वी नॉट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क डन, ठीक है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क डन। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, होगा? अभी कोई डाउट है? नहीं। अगर मैं आपसे कहने लगूं इस वी नॉट वर्सेस इस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाइए, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कैपिटल वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच में ग्राफ बनाना है। ये रहा न्यू और ये रहा वी नॉट, जरा बताइए कैसे बनेगा। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई बराबर कितना हो जाएगा वी। तो हम ये भी कह सकते हैं वी नॉट बराबर एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। बताओ एच क्या है? कांस्टेंट। ई क्या है? कांस्टेंट। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस, वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा टर्म तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, माइनस सी। और ये क्या हो जाएगा बताओ? न्यू क्या है? एक्स एक्सिस पे लिया सर आपने, ये हो गया एक्स और ये क्या हो जाएगा एम, और ये किस एक्सिस पे है? वाई। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो सी जो है नेगेटिव में है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट नेगेटिव है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब ये रही नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ से शुरू होगा, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो हम कहेंगे ये होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वी नॉट बढ़ेगा। सर जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर वो बढ़ती है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, और फोटोन की एनर्जी बढ़ने से उसको रोकना मुश्किल होगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो सर जैसे जैसे आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्या कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा? बहुत बढ़िया। वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे पूछ लिया फिर समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अगर पूछता हूं न्यू वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड का ग्राफ बताइए। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, क्या बनेगा? स्ट्रेट मतलब कैसा? हाँ, तो पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सेस, पैरेलल टू फ्रीक्वेंसी एक्सेस मतलब सर ऐसा बनेगा। ऐसा समझ में आ रहा है कुछ नहीं? क्यों बताओ क्यों बनेगा ऐसा? सर आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होंगे, और ये फ्रीक्वेंसी दी है लाइट की आपने सर। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी से फोटोन की एनर्जी बढ़ती घटती है, नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ता घटता। समझ में आ रही बात? सब दिमाग में बैठा के रखना है, समझ ना। हाँ, नंबर ऑफ फोटोन्स, बार बार कह रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने इमिट करेगा कोई बल्ब, कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने कह दिया कि सर अभी तो बिल्कुल धुंध हो रखी है, लेकिन थोड़ी देर में अगर हल्का फुल्का सूरज दिखेगा भी तो हम कहेंगे यार आज बिल्कुल सूरज निकल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। छिपा छिपा हल्का हल्का दिखेगा तो इसका मतलब इसका इंटेंसिटी क्या है? कम है। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कम इमिट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कम इमिट कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो नंबर ऑफ फोटोन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी, समझ गए ना। तो फोटोन्स की संख्या जब इस पर डिपेंड नहीं करती तो सर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल रहे थे उतने ही अभी भी निकलते रहेंगे। अगर इंटेंसिटी को आपने फिक्स रखा, इंटेंसिटी को फिक्स रखा, फ्रीक्वेंसी को आपने कम ज्यादा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। यानी आप केवल कलर चेंज कर रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी उतनी ही रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड सेम होंगे। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं पूछूंगा आपसे तो आप मुझे बताएं इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटोन्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ठीक है ना, इमिट हो रहे होंगे। जो नंबर फोटोन्स पर सेकंड इमिट हो रहे होंगे उनका ग्राफ कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। बोलो ओरिजिन से होगा कि नहीं? यस सर। कारण क्योंकि इंटेंसिटी अगर जीरो होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी जीरो हो जाएंगे। सर कोई इलेक्ट्रॉन जब फोटोन्स ही नहीं निकलेगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब कोई कलर की लाइट इमिट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब फोटोन्स भी कितने होंगे? जीरो होंगे। ध्यान रखना इसमें एक ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है ये, लेकिन आगे ग्राफ दूसरा जीरो से शुरू नहीं होता। ये बड़े काम की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स नहीं था भाई, फोटोन था, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड नहीं, नंबर फोटोन्स था ये, मैंने नंबर फोटोन्स लिया था पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी पर मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी पर फोटोन की बात कर रहा था कि कितने फोटोन पर सेकंड इमिट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी सर लाइट की फ्रीक्वेंसी को अगर आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा किया तो उससे निकलने वाले फोटोन्स की संख्या कम ज्यादा नहीं होगी,
बस जो फोटोन निकल रहा होगा उसकी एनर्जी में बदलाव आएगा। समझ में आ रही बात ना? ये फोटॉन्स की बात हो रही है। और जब फोटॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी बता रहा हूं। बोलो क्यों? क्योंकि सर ये 1-1 फिनोमेना होता है। कैसा फिनोमेना होता है? 1-1 फिनोमेना। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके फिक्स हैं तो सर जो मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी फिक्स्ड होंगे। तो फिर इसके बदलने से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स्ड है। मतलब पहले अगर एक मेटल से 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो अभी भी 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड। तो फिर फर्क किस चीज पे पड़ेगा? एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? काइनेटिक एनर्जी, अगर सर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, बड़े बहुत बढ़िया। ठीक, और भी कोई अगर इसमें देखें ग्राफ है ना तो समझ में आ जाएगा आपको भी। 1 मिनट और, 1-2 ग्राफ और मुझे नजर आ रहे हैं। ग्राफ इसमें से पक्का नहीं आना है, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा ये 2 ग्राफ हैं, एक एक्स मेटल का, एक वाई मेटल का, और ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस के क्या ग्राफ है बताओ? फ्रीक्वेंसी वर्सेस नहीं, स्टॉपिंग मोड, चलो वी नॉट ले लेते, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी वर्सेस वी नॉट की बात करें या फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो भी एक ही बात होगी, ठीक है ना? ये ग्राफ दोनों एक जैसे बनेंगे। क्लियर है? पहली बात, ये 2 मेटल हैं अलग अलग, एक्स और वाई, तो ये आपस में पैरेलल क्यों बन रहे हैं? इनके ग्राफ पैरेलल क्यों बन रहे हैं? 2 अलग अलग मेटल हैं तो इनके अलग अलग ग्राफ, स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जब अभी तो बनाया था हम लोगों ने, क्या एच न्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट हो गया। तो यहां से आ जाएगा सर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट, मतलब कुल मिला जुलाकर वी नॉट बराबर एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। क्लियर? अब 2 अलग अलग मेटल के लिए इस न्यू नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी, समझे ना? इस न्यू 2 अलग अलग मेटल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। फोटोन की फ्रीक्वेंसी वो तो यहां पर वेरी कर ही रही है, समझे ना? तो अगर इसकी वैल्यू अलग हुई तो फिर हमें इसकी वैल्यू भी अलग चाहिए होगी। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? अगर मैं उसी मेटल से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब 2 उसी मेटल से 2 अलग अलग मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके लिए उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलो। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना? मतलब फोटोन की एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा या तो। क्लियर है? मतलब कुल मिला जुलाकर ये जो स्लोप है ना वो हर बार ही क्या आएगा? एच अपॉन ई आएगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना? किसी भी आप जब कभी भी किसी भी मेटल के लिए वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा उसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? एच अपॉन ई आएगा, और एच भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। इसका मतलब स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसलिए कोई भी मेटल लीजिएगा आप, इसके बाद तीसरा एक और मेटल लीजिएगा, चौथा एक और मेटल लीजिएगा, सबका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा। आगे पीछे बनने का कारण क्या होगा? बोलो सर, इस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा, इस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जिसका वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा उसके लिए ग्राफ उतना ही आगे से बनेगा। सिंपल, समझ ना? क्यों आगे से बन रहा है? सर जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना जितना मुश्किल होगा उसको उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ती है। फोटोन की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई मेटल ऐसा है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है तो उसके लिए हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे। तो ये ग्राफ बन गया। अब मुझे बताओ एक्स और वाई में किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? सर वाई का वर्क फंक्शन एक्स के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। कारण क्योंकि ये दिख रहा है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये जहां से ये फ्रीक्वेंसी ये जो दिखती है ना, बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? मोइन, वेरी गुड। ये है दिस इज न्यू नॉट फॉर एक्स और दिस इज न्यू नॉट फॉर वाई, समझ ना? तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां से समझो ये ग्राफ निकल के चलता है ना वही आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कहने का क्या है? अगर इधर अगर इतनी फ्रीक्वेंसी लेकर कोई फोटोन आए तो दोनों में से किसी से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो उसने यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी दे दी, और वैल्यू दे करके मान लो यहाँ दे दिया 20 50 ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे और आगे दिया, तो मतलब आगे तक दे रखा है। ध्यान सुनना। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख रखी किसमें? हर्ट्ज में। तो अगर उसने बोला ऐसे दिमाग लगा दिया व्हेन फ्रीक्वेंसी लाई बिटवीन 0 to 30 हर्ट्ज, बताओ जब फ्रीक्वेंसी 0 से 30 हर्ट्ज के बीच में लाई करेगी तो देन, ध्यान सुनिएगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन लाई बिटवीन 0 to 30 हर्ट्ज, 0 से बड़ी होगी और 30 हर्ट्ज से छोटी होगी।
क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगाया, तो 0 से बड़ी और 30 हर्ट्ज से छोटी होगी, ठीक है। देन 4 ऑप्शन दे दिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय एक्स ओनली, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय वाई ओनली, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय बोथ, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्ट, मतलब नाइदर इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्टेड फ्रॉम एनी सरफेस। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए से इजेक्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम एक्स ओनली। क्यों? क्योंकि सर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज दी गई है, अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, समझे ना, गलत हो जाएगा मामला। सर अभी तो ये मैंने एक्चुअली इसको, मेरे दिमाग में ये कुछ और ही चल रहा था, समझ लो ना, मान लेता हूं कि, या चलो इसको कम कर देता हूं, ये 20 है ये 10, ये गलत हो जाता। बोलो कैसे? अगर 0 से 30 के बीच में होता तो किससे, कैसे, जरूरी थोड़ी ना कि एक्स से निकल जाएगी। 0 से 30 के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होती तो जरूरी नहीं कि एक्स से भी इलेक्ट्रॉन निकल ही जाता। समझ रहे हो मेरी बात कुछ भाई? 0 से 30 का मतलब अभी तो पता ही नहीं ना कि एग्जैक्टली कितनी है, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा अच्छा नहीं, ऑप्शन में क्या भी था, नन ऑफ, समझ गए ना, मतलब दोनों में से किसी से भी नहीं निकलेगी, निकल भी तो सकता है, वो तो मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, नहीं आएगा ऐसा। भाई एक बात तो बताओ, इसमें एम्बिग्यूटी होगी ना क्वेश्चन में। अभी तो क्वेश्चन में एक तरीके से क्या हो गया सर, क्लैरिटी है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, पता कैसे चलेगा कि किसके बात कर रहे हैं आप, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। भाई 0 से 30 के बीच में रहेगा अगर, और यहाँ पर क्या है 20, तो निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। अगर मान लीजिए 12 वोल्ट लेके आ जाए तो कहाँ निकलेगा, ना एक्स से निकलेगा ना वाई से। तो मुझे यहाँ पर यहाँ मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया ना कि यहाँ कितना दिया है, फिर मैंने यहाँ लिख दिया बस, मतलब ये चल रहा था। अभी बताओ क्या होगा? अभी सर ना एक्स से निकलेगा ना वाई से निकलेगा, ना तो एक्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना वाई से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। बोलो बस सर है कि नहीं? लेकिन अगर मैंने कह दिया फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 के जस्ट इक्वल होगी और 50 से कम होगी, पहली बात तो 20 के इक्वल या उससे ज्यादा होगी, लेकिन 50 से कम रहेगी, तो सर केवल एक्स से निकल पाएगा। अब कहेंगे ओनली एक्स, समझ में आ गया? अगर 60 हर्ट्ज, अगर मैंने कहा कोई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, सर दोनों से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, दोनों मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। तो मतलब क्वेश्चन बनाने के कई सारे ढंग हैं भाई उसके पास, वो कैसे भी बना सकता है। अभी कोई डाउट है? अब मुझे बताओ किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? कृष्णा, एक्स और वाई में से किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? वाई का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। सही है क्या? गलत। दिमाग लगाओ ना भाई, इसको देख क्या कर रहे हो यार मेरे बच्चे, मत करो ऐसा। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, बार बार कह रहा हूं। इतना तो मुझे बिना बात मुझे लग रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ये सब तो पता ही होगा इन लोगों को। मैं भी जब बता रहा हूं ना तुम लोगों को, तो मुझे लग रहा है ये तो सब पता ही होगा। ये भी सोच रहा हूँ कि भैया ये तो जान ही रहे ना, आप इसमें क्या करें जान करके, ये तो पता ही है, और तुम लोग फिर भी गलतियां कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो हम कह रहे हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। कारण क्योंकि जब सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन दो अलग अलग मेटल पे डाले जाएंगे, तो जिसका वर्क फंक्शन कम उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मैंने कहा जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन, मींस आप समझ लीजिए मेरी बात कर रहा हूं मैं हूं फोटोन और मेरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, ठीक है, और वही दोनों फ्रीक्वेंसी मतलब मेरे ही दो फोटोन एक बार कृष्णा के सरफेस पे टकरा, एक बार अमे के सरफेस पे टकरा, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? और इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से निकलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि वाई का वर्क फंक्शन ज्यादा है, एक्स का कम है, मतलब एक्स का वर्क फंक्शन कम, तो जिसका वर्क फंक्शन कम उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकना मुश्किल होगा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आई बात ना? तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैंने पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ को देखकर बताइए किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर V नॉट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन V नॉट ऑफ वाई होगा। बोल लेते हैं, कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। देखकर बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? एक्स और वाई से निकलने वाले किस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे? Vy। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे, ठीक है। तो मतलब जितना मैंने सब समझा दिया चीजें उतनी का, ये इस पे इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, ये थियोरेटिकली बस इतना ही जानना काफी है आपके लिए। सारे ग्राफ भी बता दिए मैंने, जो जो बन सकते हैं और जो जो इसमें कहानियां हो सकती हैं,
ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। यहाँ जाओ, मैटर वेव्स की अगर बात करें तो मैटर वेव्स में क्या आ जाएगा सर, डी ब्रॉगली वेव्स आ जाएंगी। मतलब जब कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं तो उनके साथ एसोसिएटेड वेव्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव्स। और वो जो मैटर वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ को क्या कहा जाता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बाकायदा फॉर्मूले मैंने ड्राइव कराए थे, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे एक बात बता दो, रेस्ट मास और मूविंग मास में रिलेशन। हाँ, किसकी, क्या था, तो मैंने लिखवाई होंगी। देखिए क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखना नहीं, लंबा सा क्वेश्चन है, बस आपको खाली क्या लिखने हैं, सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है। सुनो भाई क्वेश्चन, बात ध्यान से सुनो क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के लिए क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन फॉर सीजियम इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट। ये क्या दिया बताओ, लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट। ये क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब लैम्डा या लैम्डा नॉट, लैम्डा दिया है, लैम्डा, ठीक है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम, समझ गए ना। उसने बाद बोला ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन इट। हो गया इतने तक। अब कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या क्या निकालना है, पहले पार्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोलो सिंबल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू नॉट, न्यू नॉट, ओके। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा नॉट, ओके जी, ये चीजें हो गई। फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ बताना है आपको। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। चौथा, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी बतानी है। फिर इसके बाद पांचवा, ठीक है ना, पांचवें पार्ट में क्या कहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ओके। पांचवें पार्ट में कहा है कि अगर इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाएगा, इंटेंसिटी को डबल, चलो उसको बाद में बात करेंगे, पहले ये चार चीजें निकालिए आप, ठीक है ना। पांचवें पार्ट की बात बाद में करेंगे, ठीक। जल्दीबाजी मत करिएगा, सही काम करने की कोशिश करिएगा, ये मानते हुए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मैं करूंगा कैसे इसको, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ भाई, इसकी हेल्प से निकलेगा ना, क्यों बबीता, W दिया है ना, W कितना दिया है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इसको बदल लेंगे सर, किसमें, 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और W का फॉर्मूला होता क्या है, h न्यू नॉट, बोलो होता है कि नहीं, h न्यू नॉट। W मतलब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला h न्यू नॉट इक्वल टू इतना दिया गया है। तो यहाँ से न्यू नॉट कितने के इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में h की वैल्यू नीचे ले जाएंगे ना h, तो h कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। करना तो पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, इन पे फ्री के मार्क्स मिलेंगे, बार बार कह रहा हूँ। कल थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी लेकिन मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे इसके एक अकेले पॉइंट से, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 16 अपॉन 663 इंटू में 10 की पावर -19 और प्लस का 34। बताइए 34 में से गया 19, कितना बचा, 15 बचेगा ना, 10 की पावर 15। और ये जाएगा 18 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, कर लोगे, बोलो भाई, 108 का 8, 18 6 जा 108 का 8 कैरी 10, 18 1 जा 18 और 10 28 अपॉन 663। जरा ऐसा ही है क्या देखना। फिर ये हो जाएगा 288, इसमें से एक जीरो इधर निकाल लो, अपॉन में कितना आएगा 663 इंटू 10 की पावर 14। अब इससे जिसको डिवाइड कराओगे तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना भाई। आप खुद देखो ना, 600 6 4 जा 24, 2400 के आसपास आता है, 600 का 4 गुना 2400, तो ये 2800 के करीब है। इसका मतलब है कि 4 पॉइंट कुछ करके आएगा आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। 4.4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब लैम्डा नॉट निकालना है, तो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, न्यू नॉट क्या होता है,
न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। देखो न्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सी अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब सर लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू। तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू नॉट। सी आपके पास है पहले से कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8। वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते ही हैं, अपॉन में न्यू नॉट आपका कितना आ गया, 4.4 इंटू 10 की पावर 14 होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, आंसर जाएगा। ये आ गया आपका 30 अपॉन 44 इंटू में 10 की पावर -6। ठीक है, अब ये इसको कितना कर दोगे, इसको लिख लो 300 अपॉन 44 इंटू 10 की पावर बताओ -5 ना। अगर मैंने 300 बना लिया इसको तो फिर 10 की पावर -7 होगा, 10 की पावर -5 होगा, -7 होगा, 10 की पावर -7। अब इससे इसको डिवाइड करा दो, कितना आएगा, आंसर आएगा भाई 6.8 आया क्या, फिर चलेगा चलेगा 6 पॉइंट, इसका एक 8 आ रहा है, ठीक है ना। 6.8 इंटू 10 की पावर -7 क्या है, ये मीटर में है ना। अभी ये मीटर में आया, मान लो एंगस्ट्रॉम में पूछा होता तो बताओ इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो कृष्ण बताओ ना, पहले ही बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पक्का, बहुत बढ़िया। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, इतनी मेहनत करके इतना सुबह सुबह अगर परेशानी उठा करके हम लोग आए हैं पढ़ने तो फिर पढ़ के जाना है, मतलब कुछ हासिल करना है, ठीक है। तो न्यू नॉट निकल गया आराम से, न्यू नॉट के हेल्प से लैम्डा नॉट निकल गया, ये मीटर में आया, यहीं छोड़ दो, अगर ना कहा गया हो कुछ तो वैसे ही छोड़ दो, चक्कर में ना पड़ो। लेकिन ज्यादातर कई बार बोल देता है कि इन एंगस्ट्रॉम बताइए, ठीक है ना। तो वेवलेंथ को अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो बताओ 6.8 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1 10 की पावर 10, ध्यान रखना 10, क्योंकि मीटर बड़ा होता है एंगस्ट्रॉम छोटा होता है। तो 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 6800 एंगस्ट्रॉम। चलो जी, पहले पार्ट दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा बदल जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक ही क्वेश्चन में इसने लगभग सब कुछ करा दिया आपसे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ बताओ कितनी बता रहे हो, हाँ 1.09 इंटू 10 की पावर -19, ओके। इसका 1.1 इंटू 10 की पावर -19, सही है दोनों। 1.09 और 1.1 एक ही बात होती है, ठीक है ना। नहीं बच्चे जूल में पहले इन्होंने जूल में ही दिया, वैसे तो आंसर जूल में दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें वर्क फंक्शन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे ही रखा है, बस हम एनर्जी ऑफ फोटोन भी किस में निकाल लेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, अच्छा मुझे निकालनी पड़ेगी, कौन सा फॉर्मूले से, न्यू दिया है क्या, चलो कोई बात नहीं, हाँ ये दे रखा है ना, तो बस यहाँ से आ जाएगा E बराबर HC अपॉन लैम्डा। अब जब इसमें तुम लगाओगे तो H और C को SI में रखोगे तो E किस में आएगा, SI में, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको भी हमने SI में बदल रखा होगा, ये यहाँ पे बदल रखा होगा, तो क्यों हमें चिंता करनी है, वैसे जिस तरह तुम्हें मन करे उस तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ना कहा गया हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है कि जूल में देना है, जब कह दिया हो, स्पेसिफाई कर दिया हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर देना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिएगा आप। मेरे हिसाब से क्वेश्चन हमेशा जूल में किया करो, मतलब ऐसा यूनिट में किया करो, बाद में जिसमें पूछा उसमें हिसाब से बदल दो, ठीक है ना, बाद में बदल दो। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा आपको दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे सर मीटर में, तो 10 की पावर -10। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया, ये एक काम का है, एक ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बताइए कितना आएगा आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा, कितना आ रहा था, 1.1 इंटू 10, नहीं ये आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा आपका 3.97, हाँ ओके ठीक है, वेरी गुड, 3.97 इंटू 10 की पावर कितना, -19 आएगा, हाँ 3.97 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा पक्का। ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, हमें बात समझ में आ रही ना, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई। इस एनर्जी ऑफ फोटोन में से हम क्या कर देंगे, सर मेरे को निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मेरे पास ये आ गई है कितनी, 3.97 इंटू 10 की पावर -19 माइनस वर्क फंक्शन यहाँ से निकल के आया होगा, उस वर्क फंक्शन की वैल्यू बता रहा हूँ मैं कितनी आई हो, 2.88 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है बहुत बढ़िया, 2.88 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर दिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है 1.0 जो भी आ रहा है बिल्कुल बेहतर है, बढ़िया, बात समझ में आ गई। चौथा पार्ट में पूछा था वी मैक्स,
तो भाई ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आई ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है, इसी को बस क्या करना है, हाफ mv² के इक्वल रख देना है। हाफ mv² के इक्वल रखना, तो मास कितना रखोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, समझ ना, क्यों वेलोसिटी बच्चे, वेलोसिटी अगले पार्ट में वेलोसिटी चाहिए। वी मैक्स पूछा ना चौथे पार्ट में, मैंने कहा ना, मैंने एक ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसमें सब कुछ पूछ लिया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी, काइनेटिक एनर्जी भी, वी मैक्स भी। अगर ज्यादा से ज्यादा करेगा इसमें एक और पार्ट बढ़ा देगा। बोलो क्या पूछेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बचा ही क्या सर पूछने के लिए, वही एक बचा है। तो 5वें पार्ट में क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस ई से इसको क्या कर देना होगा, डिवाइड। इसी को जो हमारी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी आई है जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड। क्यों, क्योंकि सर ई वी नॉट बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, ई वी नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो वी नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो वी नॉट पे चलो लिख दिया मैंने कि वी नॉट बताइए क्या होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरे चैप्टर में बार बार कर रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन आना है, इससे बल्कि आसान ही आएगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा पार्ट हो गए, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, अभी इसमें हाँ एक और बात कही उसने लास्ट पार्ट में से पूछा, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बी डबल्ड, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दें, लाइट की, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगी, समझ रहे हो ना। एक बार फिर सुनो, उसने बोला इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गेट्स डबल, डबल छोड़ो 100 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फोटो करंट बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होने लगेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो इस बार एक इंपॉर्टेंट बात और बता दी, इसका भी एक ग्राफ बना दो भाई, ठीक है ना, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। भाई ये नाम आया ना, मेरे दिमाग से निकल रहा था, ठीक है ना, तो इसका भी एक ग्राफ आता है, ठीक है, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। नहीं अभी ध्यान से देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, उसको देखो पहले ध्यान से। हाँ, फोटो करंट वर्सेस न्यू का ग्राफ। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ेगी तो फोटो करंट क्या फर्क पड़ेगा सर, क्यों पड़ेगा। फोटो करंट मतलब I बराबर Q अपॉन टी, और Q बराबर NE अपॉन टी। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है फोटो करंट। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इजेक्टेड घटेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रिक करंट फोटो करंट भी। समझ में आ रहा है सर, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से फोटॉन्स की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर पड़ता किस पे है सर, जितने फोटोन पहले आ रहे थे उतने ही अभी भी आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने अभी भी निकलेंगे, लेकिन ज्यादा एनर्जी लेके निकलेंगे। कुछ बात समझ में आ गई ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर, इसका इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फोटो करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बोलो बात समझ में नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का है, बार बार कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी वर्सेस। क्लियर, बहुत अच्छे। अब दूसरा, अगर मैं पूछा फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का बताओ, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो सर जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड की संख्या बढ़ेगी। अब मैं समझ में आ रहा है ना। देखो मैं अभी एक बार और बता रहा हूं आपको, जो आप बाद में ये कहते ना, मतलब अभी जैसे मैं पूछ रहा हूं कि कल पेपर है या कल प्री बोर्ड है या परसों पेपर है, तो आपको क्या याद है, आपने तैयार तो कर लिया होगा। अब जैसे कल का है तो मुझे एकदम से लगा कि आपने सब तैयार कर लिया होगा। अब सब तैयार करना आपको, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसकी रीजनिंग सिर्फ इतनी सी है कि आप सिर्फ ये ढूंढने के चक्कर में लगे रहते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं याद कर लूं या कौन सा टॉपिक तैयार कर लूं और वो पेपर में आ जाए। इस चक्कर ना पड़ो, क्लैरिटी रखो दिमाग में ना। मतलब सर मैं पहले ध्यान से सोचूंगा कि बात किसकी की जा रही, इंटेंसिटी वर्सेस, समझ गए ना। अगर इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जा रही है वो अलग होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जा रही है वो अलग होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। बताओ अगर इंटेंसिटी 0 होगी, बल्ब बिल्कुल डिम, बिल्कुल जीरो मतलब सर जल ही नहीं रहा है, तो जब बल्ब जलेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो करंट कहां से बनेगी, तो सर 0 हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी सर उससे निकलने वाले फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हमारी जो फोटो करंट है वो बढ़ती जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी वर्सेस, देखो 2 ग्राफ हो गए, बहुत काम का है। फोटो करंट है ये, बार बार कह रहा हूं, फोटोन नहीं है, फोटो करंट। तो फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बता दिया मैंने। बोलो बात समझ में आई कि नहीं,
बहुत बढ़िया। फिर मैंने पूछा एक बार फिर, और बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ, अगर उसने दो फंक्शन ये दिया है, ये दो ग्राफ दिए हैं, ये एक्स और वाई, अब तक आए नहीं इस तरह के क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये पसंदीदा क्वेश्चन, हर बार मतलब यही बोर्ड में पेपर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना, ये पसंदीदा। ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर उसने फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया कि ये एक्स और वाई के बीच में बनने वाला फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, बताओ किसका वर्क फंक्शन कम होगा? एक्स और वाई में किसका वर्क फंक्शन कम होगा? ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसका वर्क फंक्शन? पहली बात तो आप मुझे बताओ, एक्स और वाई से निकलने वाली फोटो करंट में किसकी फोटो करंट कम है? एक्स की फोटो करंट कम है और वाई की फोटो करंट, सॉरी एक्स की फोटो करंट कम है और वाई की फोटो करंट ज्यादा है। एक्स की फोटो करंट कम अगर है तो एक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, समझ गए ना। और एक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी और वाई से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी मतलब इससे सर एक्स और वाई में हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बस इसको देखकर यही डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी फोटो करंट कम है, इसकी फोटो करंट ज्यादा है। वो ये पूछ लेता बताओ किससे पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट हो रहे होंगे, तो सर वाई से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट हो रहे होंगे। समझ में आ रही बात ना? अभी कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि फोटो करंट उसकी जो भी है वो तो फिक्स है, लेकिन पर सेकंड ज्यादा उसी से इमिट हो रहे होंगे। अभी कोई डाउट है? बहुत अच्छे। अगर मैंने पूछ लिया, खैर इसको भी छोड़ दो, अब ये जो मैंने पूछा था अभी कि इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी समझ में आ गया, कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है ना। और मैं देख ले रहा हूँ उसमें और कुछ ऐसा बच्चा तो नहीं जो, एक ग्राफ बताओ। हाँ तो बनाओ, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। बताओ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी चक्कर में ना पड़ो, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी, संख्या भले ही फिक्स रहे। बहुत ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब पर सेकंड पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन सर पहले 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इतना नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा होता है। या ऐसा मान लो पहले सर v1 वेलोसिटी से निकल रहे थे, अब v2 वेलोसिटी से निकल रहे हैं, और v2 ज्यादा है, तो करंट किस केस में ज्यादा होगी? बोलो ना, v2 वाले केस में ज्यादा होगी ना। अरे भाई करंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, केवल एक चीज पे नहीं, केवल चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करती है। I बराबर Q अपॉन T, अगर Q उतना ही रहे और टाइम अलग अलग हो जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन को एंड A से एंड B तक जाने में, किसी वायर के X एंड से Y एंड तक जाने में लगने वाला टाइम घट जाएगा, और घट जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कुछ बात समझ में आई ना? तो वेलोसिटी बढ़ गया मतलब करंट बढ़ जाएगी। I बराबर Q अपॉन T, अगर T कम होगा तो I तब भी ज्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ओनली चार्ज नहीं होता। क्लियर है? तो बताओ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो वो तभी बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ, दो अलग अलग, वो तो दो अलग अलग उसके लिए होगा, मेटल के लिए। हाँ समझ गया, ठीक है। अभी पहले बताओ, ये समझ में आ गया? अगर इसका बनाना पड़ जाए तो बना ले जाओगे। क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब फोटो करंट बढ़ना। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अरे नहीं समझ में आया? पक्का, ठीक है। अभी देखो ये कलेक्टर पोटेंशियल पता नहीं किस किस तरह का वो जो ग्राफ होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो
इसमें वैसे जितने भी ग्राफ थे ना लगभग मैंने बता दिए, बड़ा अच्छा। हाँ सुनो, एक लिख लो एक क्वेश्चन, ताकि आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कर लेना। भाई देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राफ बनवा देता हूँ, ये याद रख लेना, क्योंकि पेपर में कभी कभी आता है। सही कह रहा है लड़का, ठीक है ना? ठीक है, लिखें ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ, लिखें ड्रॉ द ग्राफ टू शो द, है ना, ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस पे इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय शायद नहीं बताया मैंने ये, ठीक है ना। ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, एक बार सुनो, क्या बना है? ड्रॉ द सुटेबल ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को, जो फोटोन को कलेक्ट कर रही है, उस प्लेट की बात कर रहे हैं। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल 4, ठीक है ना? हाँ 4 फर्स्ट में लिखो, 2 केस में बनवाऊंगा, 2 केस हैं, 2 ही, इससे ज्यादा 2 ही केस आते हैं बस। डायरेक्टली ग्राफ को याद कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूं, याद कर लीजिएगा, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है। पहला, ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, है ना। ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा जाए लेकिन इंटेंसिटी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। L1 ग्रेटर देन L2 ग्रेटर देन L3। ये L1 L2 L3 क्यों लिया? हम I से लिखते हैं, मैं ज्यादातर, अच्छा I क्यों नहीं लिखना चाहिए वैसे? सर I करंट के लिए होता है। हाँ I जो है, नहीं ये देखो पहले सुनो, इसने क्या बोला, क्या रखते हुए? ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन। दीज आर इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन, मतलब मैंने 3 अलग अलग रेडिएशन डाले, किसी एक कलेक्टर प्लेट पर मैंने 3 अलग अलग रेडिएशन डाले और उन 3 रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, इंटेंसिटी को चेंज किया। मेरी बात को समझना? एक ही मेटल पर मैंने 3 अलग अलग इंटेंसिटीज के क्या डाले हैं, मतलब 3 इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटीज के बल्ब से लाइट डाली है। समझ मेरी बात ना? क्लियर हो रहा? बट फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है? फिक्स। मतलब रेड कलर के ही 3 बल्ब लिए, एक को डिम जलाया, थोड़े को उसको तेज जलाया, फिर उससे तेज जलाया, बल्कि पहले वाला सबसे तेज जल रहा है, दूसरा सबसे कम। उसे ये एल मतलब यहाँ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एल का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं जाता था अभी तक जितने भी आपको ग्राफ बनवाए, मैं इंटेंसिटी को आई लिख दे रहा था। आई मत समझिएगा, आई मतलब होता है क्या? करंट। आई तो सिंबल किसके लिए है? करंट के लिए है, और शायद इंटेंसिटी एनसीईआरटी में आई लिया है शायद, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा पता होना चाहिए बस आपको कि आप बना किसका रहे हैं ग्राफ, ठीक है ना। इसलिए मैं ज्यादातर लिखता हूं, मैं ऐसे नहीं लिखता आई और वी वर्सेस, मैं लिखता हूं फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे करके लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। तो अगर किसी मेटल पर 3 अलग अलग इंटेंसिटीज के, अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइट डाली जाए बट उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए? फिक्स, तो उनके फोटो करंट वर्सेस, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा बताओ, खुद बताओ सर। ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी तो मैंने फिक्स रख दी, अब जब फ्रीक्वेंसी सेम, फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दी, तो इसका मतलब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई। यही कह लो कि फोटोन की एनर्जी फिक्स हो गई, तो उससे वर्क फंक्शन क्या रखूंगा? अगर वर्क मतलब उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि उससे निकलने वाले फोटोन की जो एनर्जी होगी वो, कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। तो इसको मैंने यहां ले लिया फिक्स्ड, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, है ना। कितना हो गया यहाँ पर? V0। अगर ये V0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है सर। ये चलेंगे, शुरू तो होंगे एक ही जगह से, लेकिन इनमें सब में सबकी जो इंटेंसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है। चर्चा इस पे कल कर लेंगे, अगर आपको कुछ पूछना भी हुआ तो। L1 बताओ ऊपर वाला क्या होगा? वेरी गुड। L1 L2 L3। सर जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी करंट ज्यादा। सिंपल, इंटेंसिटी से करंट पे इंपैक्ट पड़ता है ना, तो इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा उसकी फोटो करंट ज्यादा, इंटेंसिटी जिसकी कम उसकी फोटो करंट कम, और सबसे कम इसकी। समझ में आ गई बात ना? बहुत अच्छे, क्लियर है। फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है।
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है काइनेटिक तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर फोटो करंट ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन अब जब बात आने लगती है इंटेंसिटी वर्सेस, क्योंकि वन फिनोमिना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कलेक्टर प्लेट, ये सब चीजें अगर हैं तो बस सिर्फ इंटेंसिटी को ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात ना? इन जनरल उसमें हाँ, इन जनरल में कोई दिक्कत नहीं, इन जनरल में होगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उस पर, क्योंकि जब प्रैक्टिकल भाई साथ साथ आपकी एनर्जी वेलोसिटी भी तो बढ़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी तो साथ साथ क्या भी बढ़ रही है, वेलोसिटी। तो क्यू बढ़ा है, साथ साथ नीचे टाइम भी क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ने से टाइम कम हो गया, तो करंट और क्यू भी बढ़ गया और आई भी बढ़ गया, करंट और ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रही बात ना? ये होगा, ठीक है। आई टाइम घट गया और चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना? बहुत अच्छे। एक ग्राफ तो ये बना भाई, बार बार कह रहा हूं, ये कब है? फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए, इंटेंसिटी को अलग अलग लेते हुए। एक है ग्राफ फिक्स्ड इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और मैं दो फ्रीक्वेंसी में ये ले रहा हूं, न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3। मान लीजिए एक और ग्राफ बनाना हो, तो अब फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, डिफरेंट है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है। तो सर जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो तो सेम रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी तो इसका मतलब करंट भी सेम होगी। अब की बार करंट फिक्स्ड होगी लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होंगे। बताओ, जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा। तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा? सर V01 सबसे ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? V02 उससे कम होगा, आ रहा है कि नहीं? V03 उससे भी कम होगा। क्लियर है? ग्राफ बना दो जल्दी से, ठीक है? ये मिटा दूं, ये वाला बना लिया? वेरी गुड। क्या कहने, ये क्वेश्चन बार बार कह रहा हूं, आज की क्लास में आपने रिवाइज किया, जो जो रिवाइज किया सब कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन सब कुछ मुझे लग रहा था आपको आ रहा होगा। आप बोलेंगे यार ये तो सब पढ़ रखा है, लेकिन ये चीज आपके लिए कुछ थोड़ी सी बेहतर थी, नहीं थी, ठीक है ना? इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? एक ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? एक मिनट, है ना? कुछ अलग, थोड़ा और बेहतर बना लेना आप लोग, ठीक है? समझ में आ रही बात ना? चलो बना ही देता हूँ, ठीक है ना? अच्छा नहीं लगा, देखो क्या हुआ, ये बताओ। यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ करंट फिक्स हो गई। ये बताओ ये क्या है? V0, इनमें से कौन सा V01 है, कौन सा V02 है, कौन सा V03 है? सर ये V01 है, ये V02 है, ये V03 है। समझ गए ना? और करंट क्या होगी लेकिन फिक्स। बताओ, जब आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, इंटेंसिटी सेम हो तो करंट क्या रहती है? कांस्टेंट। समझ में आ रही बात ना? तो ये करंट जो भी होगी सबके लिए सेम होगी। अभी कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी वर्सेस किसका ग्राफ है ये? बोलो ना बच्चों। कलेक्टर पोटेंशियल, बस ऐसे लिखना होता है, कलेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना? इस साइड ऐसे लिख देते हैं, कलेक्टर पोटेंशियल। हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेव्स को डिस्कस कर रहे होंगे। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कर दिया मैंने। इस यूनिट में अगर देखा जाए तो दो मोटे मोटे बड़े बड़े पार्ट्स कह सकते हैं। पूरी यूनिट बहुत छोटी सी है लेकिन दो ही पार्ट में बटी है, एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी तरफ मैटर वेव्स। तो कल मैटर वेव्स को डिस्कस करेंगे। अच्छे से एग्जाम वगैरह दीजिए, ठीक है ना? बड़ी मेहनत करके। ओके, आज के इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड गो एंजॉय।